हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोगों के सीटेट का एग्जाम हो चुका है। पेपर 2 का सीडीपी का जो है आंसर की लेकर के हम आ चुके हैं। इसके साथ आप लोग मैच कर सकते हो। अगर ओवरऑल एनालिसिस पूछोगे कि कैसा रहा क्वेश्चन पेपर, तो कल के मुकाबले आज का क्वेश्चन पेपर जो है टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग इसलिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको समझना था और थोड़ा सा जो है क्वेश्चन ये बोल सकते हो कि लॉन्ग था, लेंदी किया हुआ था, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। इसीलिए क्वेश्चन बोल सकते हैं टाइम टेकिंग था। बच्चों के क्वेश्चन छूटे होंगे अगर हो सके तो, नहीं तो अगर आपने अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट वाइज किया होगा तो सभी जो है क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चलिए मैच करते हैं। इसमें आप लोग मैच कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैं फिर बता दूं कि ये क्योंकि सीडीपी है, पेडागोजी है, इसमें फाइनल आंसर की जब सीटेट का आएगा तो उससे आपको एग्जैक्ट आपके मार्क्स पता चलेंगे। अभी आप एक अनुमान जो है जरूर लगा सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को सीटेट, बीपीएससी, इन सभी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, क्लासेस, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो आप लोगों का आंसर की जो सीटेट का आया हुआ है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी दे दिए थे, तो उसमें आपका टाइम नहीं लगा होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा था, सोचने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि एक दो शब्द का हेरफेर जो है उसमें कर दिया था और जिसकी वजह से जो है फंसने का डर था। अब जैसे देखो, हार्वर्ड गार्डनर का क्वेश्चन इतना टफ पूछा जाता है, लेकिन कल के क्वेश्चन में भी बहुत इजी पूछा हुआ था, आज में भी वही हाल है। पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज दैट इंटेलिजेंस, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सिंपली आप इसको जो है, देखो हार्वर्ड गार्डनर आनुवंशिकता की बात ही नहीं कर रहे हैं, याद रखने वाला तो निगेटिव हो जाएगा, ये ऐसे ही चला गया। भावना की बात हार्वर्ड गार्डनर ने की ही नहीं है जिसके बारे में बोला जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। डायरेक्टली आप लोग 4 नंबर इसमें आंसर कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दिया है। बाकी जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल आपके नेगेटिव है, तो आप इजीली इसमें 1 नंबर लगा सकते हो। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम पर फोकस करता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी, मुझे ये अनुमान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो असर्शन वाला क्वेश्चन था, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी, और नहीं तो देखो जैसे पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं, कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है, जो कि गलत है। एग्जैक्टली गलत है, ऐसा नहीं होता है। आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। सिंपल गलत। इस असर्शन में भी कहीं फंसे नहीं होगे, दोनों को आपने गलत लगा ही दिया होगा। 2 हो गया। ये कल का जैसा क्वेश्चन था उसी बेस पर इसको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर ऑफ असेसमेंट, ये भी आपको बताया गया था, तो इसमें भी नहीं फंसे होगे क्योंकि इसमें टैग वर्ड जो आपको दिया गया था उसके थ्रू इसको क्रॉस कर सकते थे। जैसे इसमें मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइजेशन हटा दिया। यहां पर आपको वस्तुनिष्ठ और प्रमाणिक दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव एंड ऑथेंटिक, और वहां पे डायनेमिक एंड ऑथेंटिक दिया है, तो जाहिर सी बात है गतिशील होता है, चेंजेस इसमें आते रहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 4। यहां पर भी नहीं फंसे होगे। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा देखने वाली बात है। देखो 5 नंबर को बोल रहा है कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ये करेक्ट है, बिल्कुल इसमें कोई नहीं फंसा होगा, ये सही है। दूसरा है कि इसमें जो है आप लोगों को क्राइटेरिया रेफरेंस, जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग होता है, स्कोर्स आर कंपेयर टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, तो हाँ ये भी सही है, ये दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहां पर बात आ जाती है कि क्या ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं, तो इसमें थोड़ा सा है, लेकिन अभी भी हम लोग इसको ए नंबर ही लगाएंगे। ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। ये क्राइटेरियन के बारे में बात करें, ये स्टैंडर्डाइज के बारे में बात कर रहा है, तो थोड़ा सा इसमें हेरफेर हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे 4 नंबर अभी हम लोगों ने लगाया है। जो करेक्ट होगा उसमें कहीं पे दिक्कत नहीं होगी, वो आपको बता दिया जाएगा, ताकि आप लोग भी किसी कंफ्यूजन में ना रहो। सिंपल बात ये होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक एनालिटिकल थिंकिंग के, एनालिटिकल स्किल के बारे में बात हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया हाउ वाला जो भी होगा, हाउ और वाई लगा हुआ क्वेश्चन, वो ज्यादातर चांसेस होता है, 100 नॉट 100% बट चांसेस होता है।
यहाँ पे ये सेकंड नंबर है, हाउ हैव मैमल्स अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट्स, किस तरह से उन्होंने किया होगा, तो इस पर आपको थोड़ा सोचना हो जाएगा। तो ये एनालिटिकल जो है आप लोगों का इसका 2 नंबर हो जाएगा। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आप लोगों का एक समावेशी कक्षा, ये वाला मैंने आप लोगों को ना भाई करवाया था, ये आप लोगों का 6 बजे के क्लास में हुआ था। अगर इसमें गलती किए होगे तो आपकी गलती है। एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है, तो ये गलत है। मैंने बोला था कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उसमें हमें डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे अलग अलग होते हैं। तो ये बोल रहा है कि नहीं करती है, दैट मीन्स कि ये गलत है। सेकेंड है कि समायोजन एक नीति है जो एक जैसे सीखने, अब सभी बच्चे को एक ही जैसे कैसे सिखा देते हो, तो ये तो एक ही बार में यहां पर भी गलत हो गया, तो ये दोनों गलत है। आंसर आपका 3 नंबर ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। अब एक ही जगह जैसा बच्चों को सिखाएं, एक ही जैसा मूल्यांकन करें, नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे वहां पे डाइवर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं आप लोगों का 8 नंबर। यहां पर क्वेश्चन है आप लोग का, यूज ऑफ पीपल फर्स्ट लैंग्वेज सच एज यूजिंग द डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। और ये भी फंसने वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं था क्योंकि बाकी 3 ना निगेटिव दे दिया है, तो इसीलिए इसमें भी मेरे ख्याल से निकल गए होंगे आप लोग ज्यादातर बच्चे, क्योंकि मानव अधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप हम बात करेंगे तो ये बच जाओगे। इसमें भी निगेटिव है आप लोगों का, तो अक्षमता से जोर हटा करके सच्ची भावना में सही नहीं है, ये नामीकरण दे दिया है, तो इस तरह से यहां बचने का चांसेस है, तो यहां भी 1 नंबर होगा आंसर में भी आप लोग निकाल लिए होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें भी फंसने वाला चीज ही नहीं था। इसमें बोल रहा है कि एक जो है बच्चा दृष्टि बाधित है तो उसके लिए क्या होगा, डी नंबर छोड़ करके, सांकेतिक भाषा को छोड़ करके बाकी सारा होगा। साइन लैंग्वेज जो है हम जो यूज कर रहे हैं वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए तो किसी भी काम का नहीं है, तो यहां पर ए बी सी तीनों होगा। ये भी होगा वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, यानी कि कंप्यूटराइज जो है हम लोग इनपुट यूज करेंगे जिससे कि बच्चों को फायदा हो। तो आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर ए बी सी। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का स्वालीनता, ऑटिज्म वाला कल क्वेश्चन था ही। ऑटिज्म के लिए जो है हमें किस तरह का अपनाना चाहिए, ये क्वेश्चन है ऑल ओवर। तो यहां पे देखोगे ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करेंगे, कॉन्क्रीट भाषा का, लिटरल एंड कंसिस्टेंट लैंग्वेज जो हम यूज करेंगे ऐसे बच्चों के लिए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ टैलेंटेड एंड क्रिएटिव, गिफ्टेड एंड प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों के लिए, तो यहां पर आपका आएगा 4 नंबर आंसर, जो कि उनकी दिलचस्पी बनाए रखेंगे और उनको एंगेज करेंगे, तो आंसर आपका 4 नंबर। ये भी आप लोगों ने किया होगा। सीडीपी मतलब कल का इससे ज्यादा इजी था, ये बोल सकते हो, इजी नॉट बट आज मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड जाएगा, कल जो था इजी और मॉडरेट दोनों था, तो आज इजी वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन दिया है। टीचर शुड डील विथ फेलियर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, तो बच्चे के लिए जो है बच्चा फेल हो रहा है तो टीचर को सबसे पहले तो अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी पे काम करने की जरूरत है, तो आंसर आपका 4 नंबर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज का काम क्या होता है, तो भाई प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग कनेक्शन एंड फैसिलिटेटिंग न्यू लर्निंग, न्यू लर्निंग में जो है हमारा प्रीवियस नॉलेज काम आता है, तो आंसर आपका 1 नंबर। हाउ कैन टीचर सपोर्ट स्टूडेंट इन बिकमिंग सेल्फ डायरेक्टेड, बच्चे को आप कैसे डायरेक्ट बनाओगे कि वो सेल्फ डायरेक्टेड बने, तो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और वो स्वनियमन कौशल विकसित करने, सेल्फ रेगुलेशन स्किल डेवलप करके, तो आंसर आ जाएगा इसका 2 नंबर। आप लोग अपने सेट के अनुसार जो है ऑप्शन जरूर देखना, ऑप्शन इधर उधर रहता है सेट में। कक्षाओं में छात्रों की सफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए, अच्छा ये रिपीट हो रहा है, ये वाला जो है क्वेश्चन, ये पेज रिपीट है। चलिए 15 नंबर, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है, करेक्ट, सही करती है। समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सिखाना चाहिए, नहीं गलत है, आंसर हो जाएगा ए सही, लेकिन आर गलत। कम्युनिटी ये डायरेक्ट नहीं कर सकती है ना, वो बच्चों की इच्छाओं पे डिपेंड करेगा ना। नेक्स्ट हो जाता है, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए क्या करेंगे, इसका आंसर होगा वर्बलाइजेशन यानी मौखिककरण, और आप लोग का एनालॉजिकल। देखो थिंकिंग तो हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, रेसिप्रोकल थिंकिंग तो होगी नहीं,
इसमें या इसमें होगी, कन्वर्जेंट तो हम ऐसे ही हटा देते हैं, तो आपका बच जाता है 1 नंबर और 3 नंबर। देखो एनालॉजिकल थिंकिंग ही बच्चों को हम देंगे जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। अब बात आ जाती है वर्बलाइजेशन की। वर्बलाइजेशन का मतलब हो जाता है कि बच्चा खुद से जो है खुद की बातों को सोचे, डिस्कस करे, वो उस तरह से। तो यस, हम जो है यहाँ पे 3 नंबर आंसर करेंगे इसको। इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट, ऑफकोर्स अन्वेषण वाला दे दिया है। विचारों की खोज हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि बच्चा अपने लिए ही करेगा ना, दूसरों के लिए तो नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 18, यह महसूस करते ही हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वो संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है। बच्चा खुद के अपनी थिंकिंग पर जो है विचार कर रहा है, क्योंकि आखिर में उसे क्यों नहीं चीजें समझ में आ रही है। मेटाकॉग्निशन है, ठीक है, कल भी एक क्वेश्चन था इससे। नेक्स्ट है 19, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रहा है कि कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं से नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है, और सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो 19 का हो गया। 20 नंबर, हाउ कैन टीचर्स इंक्रीज इंस्टिंक्ट मोटिवेशन इन द स्टूडेंट। तो सीखने का आनंद, जब देखो आंतरिक जो मोटिवेशन है वो तो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन से ही मिलेगा, या हम इंजॉय करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली। चलिए यहां पर आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच का सही वर्णन करता है। इसका आंसर जो है आप लोगों का आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो आंसर नंबर 2। 22, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। देखो यहां पर ना आपके साथ सीटेट ने खेल लिया है। एक्चुअली में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वाला जानते हो कि आप लोग क्वेश्चन ज्यादा रहता है और वो वर्सेस करके दे दे तो भाई सोचोगे कि ये वही वाला मामला है। एक्चुअली में इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी आनुवांशिकता की बात ही नहीं हो रही है, हेरिडिटी की बात ही नहीं है। यहां पर बात हो रही है कि एक ऐसा बच्चा है जो कि वंचित फैमिली में रह रहा है, और जैसे ही उसको अच्छे परिवेश में, अच्छे माहौल में लाया जाता है तो उसमें जो है चेंजेस आते हैं। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को, मतलब वंचित का मतलब डिप्राइव, जिनको कि आप धकेल के रखे हुए हो मार्जिनलाइजेशन पे, समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं तो उनमें जो है चेंजेस आता है। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्थिर बनाम वृद्धिशील, मतलब बच्चे में जो है ग्रोथ हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए वंचित वर्ड यूज किया है, वहां पे हेरिडिटी वर्ड था नहीं। चलिए नेक्स्ट 23 बोलता है कि जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संदर्भ में बच्चे के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को खो देते हैं। चलिए बिल्कुल सही, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो इसका आंसर आप लोगों का 4 नंबर होगा। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पाइगेट। तो ये तो कल्चरल टूल्स है, ये जानते ही हो, ये वाइगोस्की भाई साहब का है, तो ये कहां से लेंगे। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ये सब इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इजी दिया है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन फिर आपका आ जाता है कि जिन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो यस, सीखने की प्रक्रिया की यहाँ पे बात हो रही है, लर्निंग प्रोसेस की और यहाँ पे डेवलपमेंट की। तो दोनों एक ही चीजों पे बात तो कर नहीं रहे, तो व्याख्या वाला काम तो खत्म ही हो जाएगा। स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हम यही लिखेंगे 1 नंबर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 26, according to Jean Piaget, when children cannot handle new experience within their existing cognitive, क्या होगा भाई, असंतुलन होगा।
या आप लोग का डिसइक्विलिब्रियम होगा और अनुकूलन एडेप्टेशन करने से जो है उसका सहारा लेंगे ताकि अनुकूलन कर सके। आंसर हो गया 26/4। 27 जिन प्याजे बच्चों को डैश देखते हैं और वहीं वाइगोस की, ये क्वेश्चन इजी था। निष्क्रिय वाला तो सारा खत्म कर दोगे और जो बचेगा सक्रिय यानी एक्टिव वाला, क्योंकि दोनों एक्टिव ही मानते हैं तो आंसर आपका 1 नंबर चला जाएगा इजीली, क्योंकि यहां पर पाइगेट भी एक्टिव मानेंगे और यहां पे वाइगोस की भी, तो आंसर आपका 1 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या बोल रहा है? 28 बोल रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या था। देखो इसमें जो तीनों पार्ट बोल रहा है ना, तीनों आप लोगों का था, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास एबीसी दिया नहीं है तो हम ए और सी के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क को लिया गया था और बच्चे की आयु को भी लिया गया था। व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में है, यह भी था, लेकिन अभी हम लोग ए और सी लेकर के चलेंगे। आंसर 1 नंबर। 29 अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द एसेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, एसेंस क्या है भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वाइगोस्की के अनुसार? तो देखो यहाँ पे अनुकूलन की बात हो रही है, ये तो हमारे पाइगेट भाई साहब कहते हैं। संज्ञानात्मक द्वंद की बात है, योजनाओं के सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग स्कीम इनटू कोहेरेंट होल। इसका आंसर आप लोग 4 नंबर ले लोगे। 30 लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की डैश प्लेज एन एसेंशियल रोल इन हेल्पिंग लर्नर्स, यहां पर आप लोग का कौन सा है? तो देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था MKO, जब हम ये करते हैं जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में स्काफोल्डिंग करते हैं तो उसमें हमें MKO की जरूरत होती है, मोर नॉलेजेबल पर्सन की, और वो ऑप्शन में दिया गया है तो हम उसी को लेकर के चलेंगे। ये रहा आप लोगों का 30 क्वेश्चंस सीडीपी से। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसा जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने जो बताया वही सही है। एग्जैक्टली पैडागोजी में ऊपर नीचे होता है, और पिछली बार के सीबीएसई के जो आंसर की दिया था उससे सभी को पता चल भी गया था, तो हम लोग इसको स्टार्टिंग से ही एक्सेप्ट करेंगे। हाँ ये जरूर है कि आपको एक अनुमान जरूर लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस वाले में ज्यादातर बच्चों के 25-26 मार्क्स आ रहे होंगे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें फंसने का आप लोग का ज्यादा डर था। जो बहुत ही अच्छे से बच्चे करके गए होंगे उनका 25-26 इजिली जो है क्वेश्चन आंसर आ सकता है। तो चलिए अभी दूसरे आंसर की के साथ फिर मैं मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।